हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एमपी जीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक विभाजन है वो पढ़ रहे हैं। और उसमें आज हमारा आखिरी जो भाग है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले तो आपको मैप बना लेना है, और सभी भौगोलिक जो विभाजन है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो आप फटाफट से एमपी का मैप बना लें। तो इस तरीके से हमारा एमपी है, और इसमें हम सबसे पहले करेंगे हमारा जो सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी है। मैंने उस दिन आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, जो हमारा ये वाला भाग है। आप देखेंगे कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये वाला जो भाग है, आप ये देखेंगे ये मध्य भारत का पठार है। उसके बाद आप देखेंगे इधर ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, इधर बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, इधर रीवा पन्ना का पठार मिलेगा। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार थोड़ा ज्यादा है। इधर आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है ये हमारा मालवा का पठार है। इधर आप देखेंगे ये बघेलखंड वाला भाग है। बघेलखंड थोड़ा छोटा है ना, सबसे छोटा अगर देखेंगे तो बघेलखंड है। और आप ये देखेंगे ये हमारा नर्मदा सोन घाटी है, और जो नीचे वाला एरिया है ये आपको मिलेगा कौन सा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो आप फटाफट से ये मैप पे बना ले। हम ये पढ़ चुके हैं, ये हमारा मध्य भारत है, मध्य भारत का पठार। उसके बाद आप सेकंड यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ देखने को मिलेगा रीवा पन्ना का पठार, जिसे विंध्य श्रेणी भी कहा जाता है। तो लिख लेंगे आप रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसके नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। बघेलखंड का पठार, इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये दिखेगा मालवा का पठार। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसके नीचे क्या दिखेगी, नर्मदा सोन घाटी। लिख ले फटाफट, नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकल वाला पार्ट, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो फटाफट से आप हेडिंग डाल लेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और उसमें आप पॉइंट वाइज, जैसे ही हमने सभी जो विभाजन जो लिखे थे, जो भाग उनमें जो लिखा है वही पॉइंट वाइज हमको इसमें लिखते जाना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो पॉइंट डालेंगे आप सबसे पहले, तो लिखेंगे क्षेत्रफल। तो देखेंगे आप सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो लिखेंगे आप 34,000 वर्ग किलोमीटर। अगर हम प्रतिशत में बात करें कितना क्षेत्रफल है इसका, 34,000 वर्ग किलोमीटर। और अगर आप प्रतिशत में बात करेंगे तो लगभग जो है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तो आप देखेंगे लगभग 11% भाग पर फैला है। तो प्रतिशत भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोटा मोटा आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का आप अगर विस्तार देखेंगे तो आप देखेंगे पश्चिम से लगाकर पूर्व, मतलब पूर्व से लगाकर पश्चिम तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो इसका हमने क्षेत्रफल लिख लिया है। आप देखेंगे इसका जो अगर आप स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे इसके जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर में आपको नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगा, और इधर जो मेकल श्रेणी है आप देखेंगे यहाँ पर आपको सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको मेकल वाला भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेकल वाले के अगर आप उत्तर में देखेंगे तो आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसके बाद आप यहाँ पर हमने लिख लिया क्षेत्रफल। अब इसके आप क्या लिख लेंगे, जिले लिख लेंगे, कौन कौन से जिलों में अवस्थित है, तो आप जिले लिख लें। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाला जो भाग आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूरा जो इसका विस्तार है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अलीराजपुर थोड़ा देखने को मिलेगा, बड़वानी देखने को मिलेगा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर का जो क्षेत्र है, बैतूल वाला क्षेत्र जो है, हरदा वाला क्षेत्र, होशंगाबाद वाला क्षेत्र कुछ। उसके बाद आप देखेंगे छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट वाला पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, मंडला वाला कुछ क्षेत्र देखेंगे, अनूपपुर वाला क्षेत्र देखेंगे। तो आप लिखेंगे इसमें जिले। आप अगर मैप अगर सामने रखते हैं तो आप इसे पश्चिम से पूर्व जिले लिखते जाइए, पूर्व से पश्चिम जिले लिखते हैं, तो आपको आसानी से याद होगा। तो जिले हम अगर इधर से लिखना चालू करें तो आपको थोड़ा जो अलीराजपुर वाला भाग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत भी आता है,
उसके बाद आप देखेंगे आपको बड़वानी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको राजपीपला श्रेणी देखने को मिलेगी। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश के पर्वत इसके बाद पढ़ेंगे तो हम सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अलीराजपुर के बाद आपको देखने को मिलेगा बड़वानी। उसके बाद आप देख लो खरगोन, खरगोन मतलब पश्चिमी निमाड़। उसके बाद आपको मिलेगा खंडवा मतलब पूर्वी निमाड़। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको हरदा वाला थोड़ा क्षेत्र देखने को मिलेगा, आपको होशंगाबाद देखने को मिलेगा। आप जो पचमढ़ी है वो होशंगाबाद में ही आता है। और जो आप देखेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, महादेव पर्वत। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे होशंगाबाद के बाद आपको होशंगाबाद का नाम बदल गया है तो आप नर्मदापुरम लिख लें यहाँ पर, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बैतूल मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप आगे, आप देखेंगे छिंदवाड़ा, पांडुरना लिख लें आप, पांडुरना। उसके बाद आपको छिंदवाड़ा, उसके बाद आपको मंडला वाला क्षेत्र, बालाघाट, और आप देखेंगे अनूपपुर जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, मेकल श्रेणी जो यहाँ पर स्थित है। इतने जो जिले हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाले इसमें। इसके बाद आप देख लें यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप यहाँ देखेंगे जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, आप मालवा का पठार से लेकर आप नर्मदा सोन घाटी या सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात कर लें, ये सब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार जो है वहां पर आपको सबसे ज्यादा काली मिट्टी देखने को मिलेगी। काली मिट्टी में भी आप देखेंगे कि काली मिट्टी में भी आपको गहरी काली मिट्टी, ठीक है, फिर उसके बाद कम गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो आप सतपुड़ा मेकल वाले श्रेणी जो देखेंगे यहाँ पर आपको थोड़ी हल्की काली मिट्टी देखने को, सबसे गहरी काली मिट्टी आपको मालवा के पठार में देखने को मिलेगी, सॉरी नर्मदा सोन घाटी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख ले मिट्टी। तो आपको मिट्टी कौन सी मिलेगी यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगी काली मिट्टी, लिख ले काली मिट्टी मिलेगी यहाँ पर सतपुड़ा मेकल के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ की अगर हम किसकी बात कर ले, जलवायु की बात कर ले, पॉइंट वाइज पूरा आपको लिखते जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जलवायु कैसी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु मिलेगी। कौन सी जलवायु मिलेगी, तो जलवायु के अंतर्गत आप लिख लें मानसूनी जलवायु। यहाँ पर आपको गर्मी में अधिक गर्मी मिलेगी, ब्रैकेट में आप लिख भी ले कि गर्मी में अधिक गर्मी, लेकिन ठंड में साधारण ठंड, ऐसा लिख लें आप। गर्मी में अधिक गर्मी होगी और ठंड जो होगी वो साधारण होगी, ठंड जो होगी वो साधारण होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जलवायु हो गई, यहाँ की मिट्टी हो गई। अब इसके बाद आप देख लें यहाँ पर कौन कौन सी नदियां निकलती है सतपुड़ा मेकल वाले इलाके में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो आप नदियों में देखेंगे तो आपको नर्मदा वाली जो नदी है वो आपको यहाँ से इस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर आपको ताप्ती नदी मिल जाएगी। तो ठीक है, आप लिख ले नर्मदा और उसकी सहायक नदियां, तो नर्मदा नदी। उसके बाद आप देखेंगे बैतूल वाले क्षेत्र में आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे इधर महाराष्ट्र में आप देखेंगे छिंदवाड़ा, इधर पांडुना वाले क्षेत्र से कौन सी नदी आएगी, आपकी वेनगंगा नदी। तो लिख ले वेनगंगा नदी। तो ये जो नदियां है आपको सतपुड़ा मेकल श्रेणी में देखने को मिलेगी। अभी जो छोटी नदियां बहुत सारी है, आप वर्धा भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमको बड़ी बड़ी नदियां हमने लिख ली है। नर्मदा की जो सहायक नदी जैसे तवा नदी वो भी आपको देखने को मिलेगी, नर्मदा जो सतपुड़ा मेकल वाला भाग है वहां पर। ठीक है, तो हमने बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं, तो वन में आप लिखेंगे कि सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आपको कौन से वन मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बालाघाट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो होशंगाबाद सॉरी नर्मदापुरम में जो आपको पचमढ़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय लिखेंगे आप, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, वन लिख लिया हमने, वर्षा भी हमको लिख लेना है। तो वर्षा देखेंगे आप कितनी वर्षा होती है, तो ये वाले क्षेत्र में आपको जो दक्षिण वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र, वहां आपको थोड़ी अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। तो वर्षा लिख ले आप कि लगभग कितने सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होगी। कितनी होगी, तो आप लिख लें 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी।
इसलिए यहाँ पर वर्षा अच्छी हो रही है। इसलिए यहाँ पर वन आपको कौन से देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो अपने आधे पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, 100 से 125 सेंटीमीटर क्या होगी? यहाँ पर वर्षा होगी। वर्षा वाला भाग हो गया हमारा, वन हो गया। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर आपको खनिज कौन कौन से मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला क्षेत्र है, आपको जो दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है, आप यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर खनिज में लिखेंगे आप कौन कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पर। तो आप लिखते जाएंगे खनिजों में, आप लिखेंगे आपको यहाँ पर कोयला वाला क्षेत्र मिलेगा। जब हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में कोयला वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो रीवा पन्ना बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर आपको कोयला वाला क्षेत्र मिलेगा। आप सतपुड़ा श्रेणी में भी आपको बैतूल वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मिलेगा। तो कोयला मिलेगा यहाँ पर, आप लिखेंगे खनिज में कोयला मिलेगा। फिर आप देखेंगे ये बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तांबा सबसे ज्यादा मिलेगा। तांबा की सबसे बड़ी खदान भी आपको यहीं पर मिलेगी। उसके बाद मैग्नीज भी आपको सबसे ज्यादा यहीं पर मिलेगा। कहाँ पर? बालाघाट वाले क्षेत्र में। तो आप लिख लें मैग्नीज। उसके बाद आप देखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट भी आपको यहाँ पर अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है, जो अनूपपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा बॉक्साइट देखने को मिलेगा। तो आप लिख लें बॉक्साइट। इसके बाद आप देखेंगे एक और खनिज है जो बैतूल में सबसे ज्यादा मिलता है, तो आप लिख लें ग्रेफाइट, जो आपको बैतूल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्रेफाइट। तो वर्षा सब कितनी होती है? लगभग 125 से 100 से 125 सेंटीमीटर। और खनिज कोयला, तांबा, मैग्नीज, आप देखेंगे कोयला यहाँ सतपुड़ा जो रेंज है, यहाँ पर आपको जो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैतूल वाले क्षेत्र में। तांबा, मैग्नीज ये सबसे ज्यादा आपको यहाँ बालाघाट वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट की बात करें तो आप जब यहाँ पर जाएंगे बघेलखंड वाले के पठार के जो एकदम पास आपको अनूपपुर वाला जो क्षेत्र मिलेगा, यहाँ अनूपपुर में आपको सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलेगा। उसके बाद आप ग्रेफाइट की बात करें तो जो बैतूल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। और इसमें अगर हमारा कोई सा पॉइंट छूट गया है, हमने लगभग लगभग सभी जो है चीजें कवर कर ली है। ठीक है, यहाँ पर का क्षेत्रफल जो है वो 34,000 कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर। और कितना है ये? लगभग 11%। उसके बाद यहाँ पर जो जिले हैं, आप जिलों को आप मैप में याद करते जाएंगे, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और अनूपपुर आपको यहाँ पर जिले देखने को मिलेंगे। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। उसके बाद यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाएगी। मतलब यहाँ पर गर्मी में तो अधिक गर्मी होगी, लेकिन ठंड जो है वो साधारण सी ठंड होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नदियों। तो नदियों का आप देखेंगे कि यहाँ पर नर्मदा नदी जो अनूपपुर से निकलती है, सबसे प्रमुख नदी है यहाँ की। उसके बाद राप्ती नदी बैतूल में, वेनगंगा नदी, वर्धा नदी, ये जो है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वन आप देखेंगे, वर्षा यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है। 100 से 125 सेंटीमीटर के लगभग। आप पचमढ़ी वाला जो क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर आपको लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। तो आप वर्षा देखेंगे यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर हो रही है। इसलिए वन जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम खनिजों की बात करें तो जो ये आपका पूर्वी दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कोयला, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ये सभी खनिज आपको ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लगभग सतपुड़ा मेकल श्रेणी हमारा समाप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में आपको पूरा में जितने भी हमने 7 भाग जो डिवाइड किया है, भौतिक विभाजन जो मध्य प्रदेश का 7 पार्ट में किया है, वो पूरा हम 7 पार्ट, वहां के जो क्षेत्रफल है, जिले है, मिट्टी है, जलवायु है, नदियां है, वन है, खनिज है, वर्षा है, ये पूरा हम एक टेबल में लिख लेते हैं। तो रिवाइज करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो एक टेबल बनाना है हमको। तो आपको टेबल बनाना है। पूरी टेबल में हम इनको, और आपको क्या कर लेना है, दीवार पे चिपका देना है। तो आपको सब चीजें उसमें से याद होती जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कौन सा पठार है। ठीक है, तो लिखते जाए आप मेरे साथ, पठार। ठीक है, पठार कौन सा है? ठीक है, पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो पठार का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, इसके बाद पठार के क्षेत्रफल के बाद यहाँ की जो जिले हैं, वो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों में यहाँ की अवस्थिति है। उसके बाद यहाँ पर जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ की वर्षा, वर्षा और यहाँ पर वन। इसके बाद और कोई सा क्षेत्र अगर हमारा छूट रहा हो, नदियां।
नदियां कौन कौन सी है और खनिज। ठीक है, तो नदियां और यहाँ पर आपको खनिज आखिरी में लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। तो आप बनाइए थोड़ा पठार। हमारा पठार का क्षेत्रफल आप देखेंगे, क्षेत्रफल जो है वो कम स्पेस में आएगा, तो आप थोड़ा छोटा बना लेंगे। क्षेत्रफल, यहाँ पर कौन कौन से जिले अवस्थित हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है लगभग, कौन कौन से वन यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी नदियां यहाँ से निकलती है और खनिज संसाधन यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो हमको ऐसी टेबल बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले पठार हम लिखेंगे, मध्य भारत का पठार। तो आप लिखते जाएंगे मध्य भारत का पठार। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे, मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब मध्य भारत का पठार लिखा, उसके बाद आपको लिखना है मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लिखते जाएंगे 32,896 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में भी आप क्या करेंगे, यहीं पर लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि लगभग कितने प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 10.7%, 10.7% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो आप जिले लिख लेंगे, भिंड, मुरैना, उसके बाद आप देखेंगे ग्वालियर वाला क्षेत्र, दतिया वाला क्षेत्र थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको ये पूरे जिले यहाँ पर लिख लेना है। मैं आपको सिर्फ एक ये बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो हमने पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी। और समझने के लिए आप ऐसा लिख लें कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड, ऐसा एरो बना ले, मतलब अधिक वाला एरो हमने बनाया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर वर्षा क्या होगी, तो यहाँ पर वर्षा आप देखेंगे उत्तरी वाला जो भाग है वहां पर वर्षा आपको कम देखने को मिलेगी, तो लगभग 75 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, तो भाई वर्षा कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कटीले वन ही मिलेंगे। अब आप देखेंगे मध्य भारत के पठार में नदियां कौन सी बह रही है, तो आपको साइड में एक मैप बना लेना है नीचे, और उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है। हम देख रहे हैं कि ये जो ये वाला एरिया है ये मध्य भारत का पठार है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप चंबल नदी जा रही है, पार्वती नदी, सिंध नदी, छिप्रा नदी। तो नदियां लिख लेंगे कि पार्वती, सिंध, छिप्रा। ठीक है, उसके बाद अपनी सबसे जो यहाँ की बड़ी नदी है चंबल नदी। इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर आप खनिजों की बात करेंगे तो आपको खनिजों में यहाँ सबसे कम मंदसौर में ही स्लेट देखने को मिलेगा, मंदसौर में। इसके अलावा ज्यादा आपको खनिज यहाँ पर खनिज संसाधन नहीं मिलेंगे। ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको चूना पत्थर जो पत्थर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बना के जो सातों भाग है हमारे प्राकृतिक विभाजन है मध्य प्रदेश का, वो लिख के हमको क्या करना है, दीवार पे चिपका लेना है। ठीक है, तो उससे हमको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्या, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ा अभी तक। 7 भौगोलिक विभाजन हमने 7 जो है क्षेत्रों में इसको बांटा था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश के पर्वत है। मध्य प्रदेश के जो 2 प्रमुख पर्वत हैं आप देखेंगे, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो ये दोनों पर्वतों को हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां। आप लिखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से थोड़ा मैप में समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के पर्वतों को। तो आप बनाएंगे मैप। ठीक है, हमने बनाया एमपी का मैप, कुछ कुछ ऐसा बनता है एमपी का मैप। अब हमको इसमें क्या करना है, पर्वतों को बताना है। तो आप देखेंगे कि पर्वतों को आप इसमें शो करेंगे। तो आप देखेंगे आपको यहाँ जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है विंध्याचल, जो आप देखेंगे आगे तक जो है नागपुर झारखंड वाले एरिया तक जाता है। ठीक है, ये जो अपना विंध्याचल श्रेणी है। और आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको देखेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी विंध्याचल और ये हमारी सतपुड़ा। ठीक है,
तो आप लिखेंगे यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये हमारी हो गई सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल पर्वत हमारा जो पूर्व से पश्चिम में ये भी फैला हुआ है और ये भी फैला हुआ है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग तो करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को आप देखेंगे ये आगे जाकर जो है कैमूर, और आप देखेंगे उत्तर वाला जो इसका भाग है, आप जब उत्तर वाले भाग को देखेंगे तो आपको भांडेर वाली श्रेणी मिलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कैमूर श्रेणी। जो कटनी वाला एरिया है, कटनी का जो आसपास का क्षेत्र है, कटनी जिला जो है वो कैमूर श्रेणी, और आप इधर देखेंगे इधर ऊपर दतिया तक आपको क्या दिखने को मिलेगी, भांडेर श्रेणी देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दो भाग हैं, एक तो इधर जो पूर्व की ओर जा रहा है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैमूर देखने को मिलेगा, और जब आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये आपको कौन सी पर्वत, जो विंध्याचल का ही भाग है वो क्या है हमारा, भांडेर श्रेणी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इनको कैमूर और भांडेर को पूरा डिटेल में पढ़ना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से जिले अवस्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। फिर हमको भांडेर की भी आपको ऊंची चोटी देखने को मिलेगी कि भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमको क्या करना है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आप लिखते जाएंगे। आप इसमें आपको एक चीज और बता देती हूँ कि आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी इस तरीके से नर्मदा नदी देखने को मिलेगी इस तरीके से, और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बैतूल वाला एरिया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ताप्ती नदी, यहाँ पर आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगी, और ये है आपकी नर्मदा नदी। तो आप देखेंगे कि जो हमारी नर्मदा नदी है वो विभाजन का कार्य कर रही है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच। तो एक पॉइंट तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच क्या कर रही है, जल विभाजन का कार्य कर रही है। अगर यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि सॉरी जल विभाजन का नहीं, आप कैसे पढ़ेंगे कि जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इनके बीच कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। अगर मान लो कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी नहीं होती तो क्या होता, आप देखेंगे कि आपको ढलान उत्तर की ओर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का आप जब ढलान देखेंगे तो आपको उत्तर की ओर देखने को मिलेगा। तो हो सकता था कि नर्मदा नदी इधर भी बह सकती थी, ठीक है। इधर आप देखेंगे कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और नर्मदा और ताप्ती के बीच क्या कर रही है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ रही है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी क्या कर रही है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कर रही है। मतलब अगर यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नहीं होती तो हो सकता है कि नर्मदा नदी नीचे भी आ सकती थी या ताप्ती नदी ऊपर भी जा सकती थी। तो यहाँ पर आपको जल विभाजन किसके द्वारा देखने को मिल रहा है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बीच देखने को मिल रहा है। आप यहीं पर देखेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सोन नदी, इस तरीके से आपको क्या आ जाएगी, सोन नदी जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, यमुना नदी मिलेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इधर जो है वो अपना जो यमुना नदी है वो है, यमुना नदी की दोनी है। तो आप देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या कर रही है, इन दोनों के बीच क्या कर रही है, जल विभाजन का कार्य कर रही है। आप सोन नदी के बीच भी देखेंगे कि सोन नदी और यहाँ यमुना नदी या गंगा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन कर रहा है, तो कैमूर श्रेणी कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूरा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। आपको इतना डायग्राम बना लेना है, और कल से हम क्या करेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, उसका जो एक एक पर्वत है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, इसका क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, ये पूरा जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी में भी यही चीज पढ़ेंगे। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कितने भाग में बांटा गया है, आप देखेंगे 3 इसके पार्ट अलग अलग है, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो ये तीनों हमको पढ़ना है, पश्चिमी विस्तार इसका, पूर्वी विस्तार और मध्य भाग जो है वो पूरा हमको पूरा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियां है, ऊंचे जो पर्वत है, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये सभी पॉइंट हमको डिटेल से पढ़ना है। तो इसके आगे हम कल से विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और इसके बाद हम जब हमारा एमपी का जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम एमपी की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो हमारी क्लास आज यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।